सिंगर केके को कोलकाता में दिया गया गन सैल्यूट। कल होगा अंतिम संस्कार। आज रात मुंबई पहुंचेगा पार्थिव शरीर। किसानों को आश्वासन के बाद भी नहीं मिला मुआवजा। धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए किसान। अनिश्चितकालीन चक्काजाम करने की कही बात। भोपाल में मीडिया से चर्चा में बोले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सोनिया राहुल के चेहरे को बताया गड़बड़। ईडी के नोटिस पर कहा कोई मुजरिम खुद को बेईमान नहीं कहेगा। सूरजपुर में कोल प्रबंधन पर किसान ने लगाया आरोप। नौकरी और मुआवजे का झांसा देकर हड़पी जमीन। किसान और उसका परिवार कोल माइंस के अंदर रहने को मजबूर। और सफाई कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही। मृत जानवरों को लगा देते हैं आग। हाईवे और जंगल के आसपास फेंक रहे कचरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों पर विस्तार से। पहली खबर बॉलीवुड सिंगर केके से जुड़ी हुई, जहां मंगलवार को उनका कोलकाता में लाइव कॉन्सर्ट के दौरान निधन हो गया था। परफॉर्मेंस के बाद वे होटल पहुंचे, जहां उनकी तबीयत बिगड़ गई और इसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत की खबर। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि उनके सिर में चोट थी। केके का शव रात को ही मुंबई पहुंचेगा। सिंगर का अंतिम संस्कार घर के पास मौजूद वर्सोवा के मुक्तिधाम शमशान घाट में किया जाएगा। केके के निधन से बॉलीवुड इंडस्ट्री में दुख का माहौल है। अभिनेता अक्षय कुमार, सिंगर अरमान मलिक, एक्ट्रेस सोनल चौहान और मुनमुन दत्ता समेत कई सेलेब्स ने उनके निधन पर दुख जताया। देश ने पिछले 2 दिन में परफॉर्मेंस के दौरान केके समेत 2 सिंगर्स को खो दिया। दमोह जिले में पानी की समस्या किसी से छिपी नहीं है, जहां आए दिन कहीं न कहीं से खौफनाक तस्वीरें सामने आती रहती हैं। ऐसा ही मामला कोटा तला के मुख्य मार्ग से आया है, जहां पाइपलाइन फटने से 100 फीट ऊंचा फव्वारा बनता देखने के लिए लोगों का हुजूम सा लग गया। वहीं लोगों ने इस पूरी घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, लेकिन नगर पालिका की उदासीनता के चलते शहर के लोगों की पेयजल की समस्या का समाधान नहीं हो सका। वहीं सतधरू योजना के अंतर्गत सतधरू डैम की पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण जल निगम की एक और लापरवाही सामने आई। देवास पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार यह अभियान चलाया, जिसमें पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव दयाल सिंह के नेतृत्व में 400 लोगों के साथ 16 कंजटेरों पर दबिश दी गई। वहीं 1 दर्जन से ज्यादा फरारी बदमाशों को हिरासत में लिया गया। इसी दौरान कंजटेरों पर अवैध शराब समेत कई अवैध ठिकानों को ध्वस्त भी किया गया। पुलिस ने मौके से 100 से ज्यादा 2 पहिया वाहन और ट्रैक्टर ट्रॉली पिकअप आइसर समेत अनेक वाहन के कलपुर्जे जब्त किए हैं। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने बताया कि करीब 5 करोड़ के मशरूका को भी बरामद किया गया है। देखिए, देवास पुलिस ने आज एक विस्तृत और व्यापक कार्रवाई आज रात में 2 बजे से लेकर अब तक की है। इसमें हमारे यहाँ कंजरों के जो लगभग 16 डेरे हैं, उन सभी पर एक साथ 8 टीमें लगाकर 8 टीमें बनाकर सभी हमारे गजेटेड ऑफिसर्स, 8 डीएसपी, 2 हमारे एडिशनल एसपीज और लगभग 400 लोगों के बल के साथ एक प्रभावी दबिश दी गई है। इस दबिश में हमने लगभग 100 2 पहिया वाहन, 1 दर्जन 4 पहिया वाहन और लगभग 1 दर्जन आरोपियों को, जो विभिन्न चीज़ों में फ़रार थे, विभिन्न क्राइम्स में यहाँ वहाँ फ़रार थे, उन सबको भी पकड़ा है। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इनसे और रिकवरीज की जाए। इन लोगों से वो सामान भी बरामद किया है जो कई बार ट्रक कटिंग के दौरान ये लोग जो आने जाने वाले व्हीकल्स हैं, हाईवे पे ट्रक्स हैं, उनमें से काट लेते हैं। इनमें हाउस होल्ड की चीज़ें जैसे कि टीवी, फ्रिज, शूज़, कपड़े, इस तरह की चीज़ें भी मिली हैं। इनसे 2 देसी पिस्टल हमने रिकवर किए हैं। जिन लोगों से रिकवर किए उनके ऊपर केस रजिस्टर करके और आगे की कार्रवाई की जा रही है। गौरेला पेंड्रा के डोंगरिया गांव में विद्युत पोल में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें, बिना सुरक्षा उपाय के काम कर रहे महेश पोटाम नाम के इस युवक को स्ट्रीट लाइट लगाने के दौरान जोरदार करंट लग गया और वो खंबे से गिरकर उसकी मौत हो गई। हालांकि विद्युत विभाग के अधिकारी की माने तो ग्राम पंचायत के द्वारा ग्रामीण इलाके में खंभों के अवैध तरीके से जो लगाए गए हैं खंभे, जिसकी अनुमति ग्राम पंचायत ने नहीं ली थी, वहीं विद्युत विभाग ने युवक
की मौत का जिम्मेदार ग्राम पंचायत को ही ठहराया है। साथ ही मामले में विद्युत विभाग के डिवीजन अधिकारी ने संज्ञान में मामले को लिया और कार्रवाई करने की बात कही। ग्राम डोंगरिया में विद्युत विभाग से सरपंच द्वारा किसी प्रकार का सड़क बत्ती कनेक्शन नहीं लिए गए हैं। जानकारी में आया है कि ग्राम पंचायत सरपंच के माध्यम से बाहरी व्यक्ति महेश पोट्टाम से खंभे में चढ़ाकर अवैध रूप से स्ट्रीट लाइट जोड़ने का कार्य कराया जा रहा था। उसी दौरान करंट लगने से महेश पोट्टाम की मृत्यु हो गई है। मैं सरपंच यहाँ रहा जी और सरपंच इसको ले गया। चलो यहाँ पास एक तो लगाना है लाइट। मेरे को फोन किया गया, महेश चटक गया, दौड़ो दौड़ो। हाँ, फिर आप लोग गए? हाँ, आप वही जानते कि लाइट बनाए गए रिश्ते हम हाँ नहीं देख पाए रह पाएगा, लेकिन मृत्यु होए के बाद गए। क्या बताए? लाइट बनाते रहे खम्भा में चक्के। हाँ। तो करंट लगने से गिरा है? हाँ, करंट लगने से गिरा है। वहीं पर मौत हो गई? हाँ। तो ये बाल बच्चे वाला है? हाँ सर। नरसिंहगढ़ जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कौकरवाल में खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में रिश्वत का ये बड़ा खेल देखने को मिला, जिसको लेकर ग्रामीण जन सुनवाई से लेकर कलेक्टर तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। ग्रामीणों का कहना है कि इन योजनाओं पर पंचायत कर्मचारियों के द्वारा लीपापोती की जा रही है। शासन प्रशासन जिसके द्वारा भ्रष्टाचारियों पर तत्काल कार्रवाई की बात कही जाती है, लेकिन कार्रवाई होती नहीं है। अधिकारियों के संरक्षण के चलते पंचायत कर्मियों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि ग्रामीणों के द्वारा एक हफ्ते पहले ही जन सुनवाई में एसडीएम अमन वैष्णव को लिखित में आवेदन सौंपा गया था। नरसिंहगढ़ की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री आवास के संबंध में हम एसडीएम साहब को समस्त ग्रामवासी आवेदन देने आए। मुख्य समस्या ये है कि सर 2011 की जनगणना में जिनका प्रधानमंत्री आवास में नाम है, उनको न देते हुए रोजगार सहायक रामचंद्र बिलला ने अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास दिया, जो शासन के नियम के तहत गलत है। और मैं ये चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत कांकरवाल में पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए और उनको शासन का लाभ भी मिलना चाहिए। मेरे से पहले भी रामचरण मंत्री और जाट मंत्री ने पैसे लिए थे 4 जना के 40,000 रुपये, है नी, कॉलोनी के। और लेने के बाद मेरे पैसे नहीं दिए। फिर पैसे के बाद मुझे ईंट दिलवाई थी और बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था। और आज भी पैसे बिना मुझे कॉलोनी नहीं दे रहे वो। और रामचरण मंत्री ही दोषी है, उसके पैसे चाहिए। कितने पैसे की मांग की गई आपकी? मतलब वैसे तो 20,000 की बोले, पर 10 पहले ले, किस्त निकलने के बाद 10 और ले। ये आवास की समस्या है। मेरी माताजी के नाम आवास आ गए, सेंक्शन हो गए 1,20,000 का, अभी तक किस्त नहीं डली। और कितने सदस्य आपके परिवार में? 2 सदस्य। और पारिवारिक स्थिति दयनीय है बिल्कुल। पिताजी शांत हो गए। कितने साल हो गए? 4 साल। अभी तक मकान नहीं मिला? नहीं मिला। और ये विकलांग क्या बचपन से ही हो? हाँ, साथ जुड़े हुए हैं नरसिंहगढ़ से संवाददाता हेमराज, हम उनसे चर्चा करेंगे इस खबर पर। हेमराज, क्या कहना चाहेंगे? हेमराज, क्यों ऐसा हो रहा है जबकि अमन वैष्णव जी को लिखित में आवेदन दिया गया है जन सुनवाई में? तो जन सुनवाई लगाई इसीलिए जाती है सरकार की तरफ से ताकि समाधान हो सके, लेकिन एसडीएम साहब की लापरवाही देखने को मिली। जी मैम, आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ग्रामीणों द्वारा पिछले 1 सप्ताह पूर्व अगले मंगलवार को जन सुनवाई में दर्जन भर ग्रामीणों द्वारा एसडीएम अमन वैष्णव जी और जनपद पंचायत सीओ शंकर सिंह जी पांसे को लिखित आवेदन देकर जन सुनवाई में ग्रामीणों ने जांच की मांग की गई थी, मगर 1 हफ्ता होने को बीत चुका है और अभी तक संबंधित अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की ना तो जांच की गई है और ना ही कोई कार्यवाही संबंधितों के खिलाफ की गई है। जबकि आप तस्वीरों में सीधे तौर पर देख सकते हैं किस तरह हितग्राही खुलेआम रिश्वत देने का आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, रिश्वत मतलब साफ तौर पर इतने सारे लोग झूठ तो बोल नहीं सकते। जन सुनवाई में जब पहुंचे ग्रामीण तो उन्होंने सारी चीजों को स्पष्ट किया और इस बात को 1 हफ्ते भी हो चुके हैं, लेकिन किसी तरह की कोई जांच पड़ताल नहीं की गई एसडीएम की तरफ से। मैम, अभी कोई जांच पड़ताल नहीं की गई है। वहीं संबंधित हितग्राहियों द्वारा जन सुनवाई कलेक्टर रायगढ़ कलेक्टर महोदय के यहाँ भी जन सुनवाई में ग्रामीण पहुंचे थे और वहाँ भी उन्होंने आवेदन दिया है। वहीं
बात की जाए सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत लोगों ने की है, मगर संबंधितों की शिकायतों पर आज तक कोई निराकरण नहीं किया गया। सिर्फ शिकायतों का दौर चालू है और ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। जी बिल्कुल, क्या कहना है अमन का, एसडीएम साहब का क्या कहना रहा? जी मैम, आवेदन लेते समय उन्होंने बताया था कि जानकारी जल्द ही इसकी जांच की जाएगी। वहीं अभी तक सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है कि मैम 1 हफ्ता बीत चुका है, मगर संबंधित अधिकारियों द्वारा इस ज्ञापन पर कोई नजर नहीं डाली गई, ना ही कुछ जांच के आदेश दिए गए। वहीं हम बात की जाए तो पीएम आवास को लेकर सीएम शिवराज सिंह जी का भी बड़ा बयान है कि इसमें हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करें। वहीं पीएम हेल्प लाइन नंबर भी, पीएम संबंधित शिकायतों को लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। लोगों ने शिकायत भी की, मगर कुछ समाधान अभी तक ग्रामीणों का निकला नहीं है। हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हेमराज। और हमारे पास उन एसडीएम का नंबर भी है जनसुनवाई में जिनको आवेदन दिया गया था ग्रामीणों की तरफ से। हम कोशिश करते हैं अगर हमारी उनसे चर्चा होती है, जिनका नाम है अमन वैष्णव एसडीएम, हम उनसे चर्चा करेंगे। अगर उनसे हमारा संपर्क होता है कि आखिर क्या कारण हो सकते हैं कि आवेदन मिलने के बावजूद किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि अगर कार्रवाई होती तो शायद अब तक मसले पर समाधान मिल जाना चाहिए था, या ग्रामीणों तक ये बात पहुंच जानी चाहिए थी कि कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी। कितने लोगों से उन्होंने बातें की होंगी, कितने लोगों से उन्होंने सवाल किए होंगे कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना में जो गड़बड़ी ग्रामीणों के द्वारा बताई जा रही है उसमें कितने लोगों के नाम शामिल हैं। क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि पंचायत और कर्मचारी जो हैं वो मिलकर ये सब गोलमाल जो है वो सब उन्हीं की तरफ से किया जा रहा है। और जानकारी के लिए बता दें, एसडीएम साहब को फोन लगाया गया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। और हम जनपद सीईओ को भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक जो महत्वपूर्ण कड़ी थे एसडीएम साहब जिनके पास ये आवेदन दिया गया था, उन्होंने तो फ़ोन उठाया नहीं है। लेकिन जनपद सीईओ अगर फ़ोन उठाते हैं तो ज़रूर उनसे भी सवाल किए जाएंगे। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनपद सीईओ शंकर सिंह जी, और हम उनसे चर्चा करेंगे। शंकर जी बताइए। सर बहुत बहुत स्वागत है, खबर भारत से चर्चा कर रही हूँ। और जिस तरह से ग्रामीणों ने शिकायत की है नरसिंहगढ़ में, ये खबर हम चला रहे हैं इस वक्त, आपको लाइव सुना जा रहा है जनता की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे आप? क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं एसडीएम साहब? जी कौन सी शिकायत? प्रधानमंत्री आवास योजना में जो भ्रष्टाचार की बात ग्रामीणों द्वारा कही गई है। कौन सी पंचायत में? हेलो, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, कौन सी पंचायत की बात कर रहे हैं? नरसिंहगढ़ जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं साहब, कॉकरवाल। 132 ग्राम पंचायतें हैं, 132 में से किसकी बात कर रहे हैं? मैंने बताया तो, अभी आपने सुना नहीं क्या? मैंने कहा नरसिंहगढ़ जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कॉकरवाल। अच्छा, काकरवाल। जांच के लिए टीम गई है, कल परसों तक रिपोर्ट आएगी, उससे पता आएगा। 1 हफ्ते पहले आवेदन दिया गया था और ये समस्या नई नहीं, काफी पुरानी है। निर्वाचन काम में वैसे तक कारण नहीं जा पाए। धन्यवाद। इस तरह से अगर आप बात करेंगे तो आप ग्रामीणों की बात क्या सुनते होंगे जब मीडिया से ही बात नहीं कर पा रहे हैं आप ठीक से? शंकर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल, फोन काट दिया है। जैसा कि ये एक नियम है इन लोगों का, अधिकारियों कर्मचारियों और इस तरह बड़े पद पर बैठे इन लोगों की बात करें, जनप्रतिनिधियों की बात करें, जनता के सहयोगियों की बात करें, क्योंकि आजकल ये अपने आप को जनता के सहयोगी मानने लग गए हैं। अगर इन लोगों की बात की जाए तो ये जब मीडिया से ही ठीक मुंह बात नहीं करते, सवालों के जवाब नहीं देना चाहते, किसी तरह सवालों से कटना चाहते हैं, तो ये ग्रामीणों की बातों को क्या सुनते होंगे। और अगर बात की जाए जन सुनवाई में उस आवेदन की बात की जाए तो जब एसडीएम साहब हमारा ही फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो वहाँ कितना समय देते होंगे, क्योंकि जिस तरह से स्पष्ट है, जनपद सीईओ साहब ने स्पष्ट कर दिया कि 125 ग्राम पंचायत उन्होंने जिक्र भी किया, तो इतने सारी पंचायतों में से, ग्राम पंचायतों में से मैं किसका जिक्र कर रही हूँ ये जानने के लिए उन्होंने 2 बार ये सवाल रखा। तो वो कितना ध्यान देते होंगे उन 125 में से उनके क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायत का, ये तो इससे स्पष्ट होता है।
और हमारे साथ जिला पंचायत सीईओ जुड़ चुकी हैं प्रीति यादव, हम उनसे चर्चा करेंगे। प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, भले ही वो हमसे नहीं जुड़ी, शुक्रिया इस बात का कि ये बताने के लिए कि पूरी जनता को पता है ये बात कि आपके पास हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं है। जनकपुर कोटाडोल सड़क चौड़ीकरण का काम 2010 में करवाया गया था, जहां सड़क चौड़ीकरण के समय 415 किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई थी। लेकिन 12 साल बीत गए और 12 साल के बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया। इस मामले में किसानों ने धरना प्रदर्शन भी किया, चक्काजाम किया था। किसानों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी ने 3 महीने का आश्वासन दिया था कि मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन आज तक कोई राशि उन्हें नहीं मिली। इतना समय हो गया। इस संबंध में हम लोग मार्च में धरना प्रदर्शन किए थे, चक्का जाम भी किए थे 28 मार्च को। तब माननीय एसडीएम महोदय और एसडीओ सर और एसडीओपी सर सभी आए हुए थे। उन्होंने हमसे ये कहा कि है ना, लिखित में दिया हमको कि 60 दिन के अंदर आपका मुआवजा दिला देंगे, और अगर नहीं मिला तो इसके लिए फिर आप लोग धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करने के बाध्य होंगे, और उसके लिए फिर उनकी जिम्मेदारी होगी। आज दिनांक 1/6/2022 को हम लोगों ने पुनः जनकपुर से लेकर कोटाडोल तक के रोड को जाम किया है। इसके पूर्व हमने 2 महीना पहले चक्का जाम किया था। चक्का जाम करने का कारण यह था कि आज इस रोड को बने 10 साल हो गए, इसका मुआवजा हमको आज तक नहीं मिला। जब हम 28 मार्च को पहला धरना प्रदर्शन किए थे, तब हमको प्रशासन से ये आश्वासन मिला था कि आपका 2 महीने के अंदर, लिखित आश्वासन हमको दिए थे कि 2 माह के भीतर आपको मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन आज कल उनका 2 माह खत्म हुआ, हम किसानों को उनका किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला रहे और अनिश्चितकालीन धरना दिया जाए। जितना 400 लगभग किसान हैं, अब आज तक मुआवजा नहीं मिल रहा है। सही तो हमारे यहाँ आदिवासी भोला भाली क्षेत्र लगाए के ये अधिकारी कर्मचारी ठगने वाला काम कर रहे हैं। और अब खबर सूरजपुर से, जहां 20 साल पहले अच्छी नौकरी और मुआवजा का सपना दिखाकर एसईसीएल प्रबंधन ने एक किसान परिवार की पूरी जमीन हड़प ली। बता दें कि माझी राम का परिवार आज भी उसी माइंस के अंदर रहने को मजबूर है और खदान खुलने से पहले माझी राम का पूरा परिवार यहां पर खेती बाड़ी कर अपना जीवन यापन करता था। वहीं किसान माझी ने कुल प्रबंधन पर आरोप लगाए कि हमारी जमीन लेने से पहले एसईसीएल प्रबंधन ने हमें नौकरी और मुआवजा दोनों देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने ये बात भी कही कि यहाँ दिन रात कोल डस्ट उठता रहता है, जो उनके खाने पीने के सामान में आता है और जिससे उनकी सेहत लगातार खराब होती चली जा रही है। गिरती है। अच्छा, कहाँ? मोर खुटा काटा लिया है। अच्छा, ये बात नहीं मोरा समझ ले। मोर उम्र देखा 7 साल खेती के लड़के रहते गए खुटन काटो यहाँ, ये नहीं। तो अब तो खदान बिक्री होगी से तो क्या करूँ, लड़ देखे नौकरी हो, अभी चुपे हो अभी। अरे कहाँ करे सब लिखो से क्या करो। बात वही है ना, मतलब कि पहले लेकिन मैं पढ़त रहे से समय का अकेले का लड़का रहे से गई खुटन काटो। तो मतलब कि दादा है का नाम बरखा रही, ओके नाम में दाम कर दे, तो हम हिस्सा नहीं करवाई। इसमें घूम पढ़त रहे लड़का रहे, बोला कहा बुद्धि बनी हिस्सा नहीं करवाई। एसईसीएल का बहुत बड़ा घोर लापरवाही है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अनावश्यक परेशान किया जाता है, और उसके लिए हम जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र के कई बार एसईसीएल प्रबंधन को उस विषय पे उठाए, बातचीत किए। खाली बात घुमा के लोगों के साथ जो है वो अन्याय ही करते हैं एसईसीएल वाले। नौकरी मुआवजा के लिए कई बार मांग कर रहे हैं, पर एसईसीएल नौकरी मुआवजा दे नहीं रही है, और कई बार चक्का जाम धरना प्रदर्शन भी किए। इसके बाद जो है अब फिर से अपन उसके साथ खड़े हैं। जो वो एसईसीएल से प्रभावित भूस्वामी हैं, लगभग 24 वर्ष हो गया उस गायत्री कैंपस के अंदर रहते हुए। उनको रोजगार और मूलभूत जरूरत चीज़ों की आवश्यकता थी, लेकिन उनको आज तक रोजगार नहीं दिया गया। इसलिए वो डटे हुए हैं कि कहीं से रोजगार मिल जाए और जीवन यापन का कोई उचित तरीका मिल सके उनको।
साध्वी प्रज्ञा ठाकुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल पूरे किए जाने के अवसर पर अशोकनगर में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित करने आई थी। यहां उन्होंने एक बार फिर विवादित बयान दे डाला। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ को घेरते हुए हिंदुत्व की बात करते हुए कहा, बल्कि कमलनाथ को हिदायत भी दे डाली। उन्होंने कहा कि वो अपनी मां से पूछें तो वे बता देंगी कि आप हिंदू हैं या नहीं। साथ ही उन्होंने हिंदुत्व के मामले में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि नेहरू जी ने खुद कहा था कि वे एक्सीडेंटली हिंदू हैं। मैं ये कहती हूँ, ये वही कांग्रेस है जिसके मुख्य जो पहले प्रधान थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कहा था कि मैं एक्सीडेंटली हिंदू हूँ। तो कांग्रेस का ये इतिहास रहा है कि उन्होंने कभी भी अपने को हिंदू स्वीकार किया ही नहीं, माना ही नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी तो होगी, इसलिए वो एक्सीडेंटल हिंदू थे। और इतने 75-76 वर्षों बाद ये मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ। तो मैं कहती हूँ कि अभी तक क्या थे, अरे पता कर लेते, जन्मजात आप क्या है माँ से पता कर लेते, परंतु इतने वर्षों बाद पता चला। इसका अर्थ कहीं न कहीं आज भी आपकी नियत में खोट है। जब हिंदुत्व जाग गया है, हमारे पूरे हिंदू ये समझने लगे कि हम भी गौरवान्वित होकर के अपने मोदी जी सरकार में जी सकते हैं, स्वाभिमान के साथ जी सकते हैं। और हिंदू अब अपने को खड़ा कर लिया है, तब इनको मजबूर होना पड़ा है कि अब हम भी अब हिंदू बन जाएं, नहीं तो इनका कहीं ठौर ठिकाना नहीं है। इसलिए उन्होंने ये स्वीकार किया है और मजबूरी में किया है। राजधानी को स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर 1 बनाने के लिए गली मोहल्ले और सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई की जा रही है, लेकिन सफाई कर्मचारी डीजल बचाने के चक्कर में कचरे को आसपास जंगल में ही फेंक देते हैं। साथ ही मृत जानवरों के निस्तारण की व्यवस्था नहीं होने से इन्हें भी हाईवे के किनारे फेंककर निगम के सफाई कर्मी उन्हें आग लगा देते हैं, जिससे कचरे का ढेर न दिखे। वहीं हाईवे किनारे बसे निवासी ने बताया कि सफाई कर्मियों के द्वारा कचरा में आग लगाने से हर साल घटनाएं होती हैं। साथ ही नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी इस पर रोक नहीं लग रही, तो वहीं सफाई कर्मी मनमर्जी से कचरा फेंक देते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज जबलपुर पहुंचे। साथ ही मानस भवन में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में भी शामिल हुए। वहीं इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा को अवसर में बदला है। देश में 75 सालों में जो नहीं हुआ, वे पीएम मोदी के नेतृत्व में 8 सालों में उन्होंने कर दिखाया और कहा कि मोदी है तो सब संभव है। वहीं इस मौके पर सांसद राकेश सिंह ने पीएम आवास, पीएम स्वनिधि सहित अन्य योजनाओं पर भी प्रकाश डाला और पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ भी कर डाली। इस अवसर पर सिंधिया ने भोपाल ग्वालियर फ्लाइट सेवा का शुभारंभ भी किया और डुमना एयरपोर्ट में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में हितग्राही और कार्यकर्ता मौजूद रहे। और बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमारे सांसद गणेश सिंह जी, राकेश सिंह जी के साथ हम लोग ने मिलकर जबलपुर के लिए अनेक सेवाएं हम लोग ने दिलवाई। राकेश सिंह जी सदैव इतने कर्मठता के साथ केवल जबलपुर नहीं लेकिन समूचे संभाग की मांगों को हमारे समक्ष सदैव रखते हैं। लिस्ट इनकी बड़ी लंबी है, लेकिन एक मांग आज हमने पूरी की है और ये मांग जबलपुर की जरूर है, लेकिन जबलपुर के साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने भी मुझसे निवेदन किया था और स्वयं मेरी इच्छा थी कि जिस दिन से मैंने प्रभार संभाला, पहले मध्य प्रदेश को पूरे देश के साथ जोड़ने की हमारी कोशिश रही। और चलिए इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।